और सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। ये अभिषेक है सर, ये 18 बैच IAS है, अभी SDM लग रहा है चूरू। हाँ बैठो सर। हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, रैंक 38, वर्ष 2017 में। और इनके बाद हिंदी माध्यम में फिर किसी छात्र ने भी 38 रैंक या इसके आसपास कोई सक्सेस प्राप्त नहीं किया। हमारे स्टूडेंट थे, बहुत स्नेह है मेरा इनके लिए, इनका भी मेरे प्रति बहुत स्नेह है। और चूरू चल कर के आए हैं सिर्फ इनसे मिलने के लिए, और इनसे हम लोग जानेंगे कि हिंदी माध्यम में क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे संघर्ष किया इन्होंने, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है हिंदी माध्यम का छात्र, और कितने वर्ष लगते हैं इस सिविल सर्विसेज की तैयारी में। तो शैलेंद्र, ये बताओ कि हमारे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको बताओ कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में किताबों का क्या अंतर है, क्या किताबें हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो जाती हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे मौका दिया छात्रों से रूबरू होने का। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा 17 बैच है IPS में। 2016 में मैं IRS में था। IRS में मेरी 337वीं रैंक आई थी। उसके बाद 2017 में 38 रैंक आई मेरी, और IPS मेरी क्योंकि पहली चॉइस थी तो IPS मिला। अभी वर्तमान में मैं ASP चूरू हूँ, राजस्थान कैडर है मेरा। तो जैसा ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है कि 38 रैंक ला कर के भी इन्होंने IPS का चयन किया, जबकि आज मैं गया था 2015 में, IPS एकेडमी है, क्या नाम है उसका, हैदराबाद में। तो वहाँ पे मेरा एक छोटा सा लेक्चर हुआ था, मेरे स्टूडेंट्स ने इनवाइट किया था मुझे। तो वहाँ मैंने देखा कि जो 151 लोग IPS की ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाँ भूटान से भी लोग थे और कुछ तो इजरायली मुझे देखे, नेपाल से भी देखे। तो ये सारे लोग जो ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ पर, तो सबकी इच्छा थी कि मैं IAS कैसे बनूँ। लेकिन शैलेंद्र सिंह का IPS चयन करना, ये अपने आप में इसके जज्बे को दर्शाता है, इसके उस स्पिरिट को दिखाता है कि ये जन सेवा के लिए इस कार्य में आया है। तो बहुत बहुत बधाई शैलेंद्र, ये निर्णय तुम्हारा अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है। तो जैसा कि सर ने बताया, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम UPSC में ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है। UPSC में तेलुगु से भी आते हैं, तमिल साहित्य के भी लोग आते हैं, मलयालम से आते हैं, अंग्रेजी से भी आते हैं, हिंदी से भी आते हैं। तो पहला तो जो छात्रों में यह भ्रम रहता है कि अंग्रेजी माध्यम को UPSC में ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, हिंदी माध्यम को कम करते हैं। तो पहला तो जब आप तैयारी करने लगे UPSC की, सिविल सर्विस की, तो ये चीज़ दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं निकालेंगे दिमाग से, इसी को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है मीडियम कैसे सेलेक्ट करें, कि मुझे इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना है या हिंदी मीडियम में देना है। तो मैं अपना आपको बैकग्राउंड बताऊं, मैंने IIT BHU से BTech किया है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 5 साल में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में था। तो मैंने इंग्लिश में भी पढ़ाई की, BTech पूरा इंग्लिश में ही होता था। लेकिन क्योंकि मेरे रूट्स जो थे वो हिंदी से जुड़े हुए थे, और इस एग्ज़ाम की जो ख़ास बात है वो है कि आप किस माध्यम में खुद को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वहाँ पर आप खुद नहीं बैठे रहते, वहाँ पर आपकी कॉपी होती है। तो आप अपनी कॉपी जब आप अपनी आंसर राइटिंग करें तो उसमें कितनी अच्छी अभिव्यक्ति के साथ आप अपना आंसर व्यक्त कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे शुरू से ही ये लगा कि हिंदी में मैं ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, तो इस वजह से मैंने हिंदी लिया। तो हिंदी में आपने लिखा GS पेपर, तो क्या GS पेपर में हिंदी माध्यम के कारण कम नंबर आए? नहीं, मेरे GS में हिंदी माध्यम में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, और ऐसा नहीं कि एक साल ही आए, मेरे लगातार 2-3 साल तक मैंने 400 प्लस स्कोर किया। 400 प्लस हिंदी माध्यम से GS में स्कोर करना, यानी UPSC कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और ये जो आंदोलनकारी जो दिल्ली में या हर जगह जो इस तरह का माहौल कोचिंग संस्था वाले बना रहे हैं, ये कितना सही है या कितना गलत, इसका निर्णय छात्रों को ही करना होगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप, इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में भी सक्षम था। IAS तो वही बन सकता है ना जो कि अंग्रेजी भाषा में भी थोड़ी पकड़ रखे, और हिंदी में भी। तो हिंदी इनकी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश भाषा से इनकी कोई नफ़रत नहीं है।
और इनका एक उस पर कमांड है, अंग्रेजी अच्छा पढ़ लिख लेना सब इनको आता है करना। आप आईएएस बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे अंग्रेजी से बिल्कुल मुक्ति मिल जाए, संभव नहीं है। क्योंकि वैसे भी सर यूपीएससी में एक जो इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें तो पास करना जरूरी है। 1600 हिंदी माध्यम के छात्र जो इलाहाबाद से थे, पटना से थे, जयपुर से थे मोस्टली, ये सारे लोग छट गए मेंस में। 1600 छात्र छट गए, इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न, ये बहुत बड़ा है। तो आप क्या कहोगे कि इंग्लिश में थोड़ा पहले तैयारी करना चाहिए बच्चों को जो हिंदी माध्यम? इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रांग तो होनी चाहिए कि कम से कम आप खुद को एक्सप्रेस कर सको, और एटलीस्ट जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का निबंध लिख तो आप निकाल सको, निबंध लिख सको, कुछ ग्रामर पता होना चाहिए। बाकी जो मीडियम के सिलेक्शन का सवाल आता है उसमें आपको यही देखना है कि किस में आप खुद को ज़्यादा अच्छे से बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाओ। अब क्योंकि हिंदी माध्यम से देने वाले लोग कम हैं, आप जैसे परसेंटेज देखेंगे कितने लोग हिंदी मीडियम से प्री में बैठे, कितने लोगों ने मेंस दिया, फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचे और बाद में सिलेक्शन, और वही आप इंग्लिश का डेटा उठाएंगे कितने लोग इंग्लिश में बैठे, क्योंकि इंग्लिश माध्यम से बैठने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इस वजह से उनके सिलेक्शन भी ज़्यादा है। हाँ, रैंक को लेके जो स्थिति होती है, कई बार ऐसा होता है टॉप 100 में हिंदी के 3-4 आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बाद की रैंकों पे आते हैं। तो वो जो है, क्योंकि यूपीएससी में 7 पेपर होते हैं, तो किस पेपर में आपका कितना स्कोर रहा, उसके बाद इंटरव्यू में कितना स्कोर रहा, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अच्छा, अभी ये परंपरा दिख रही है कि हिंदी माध्यम के छात्र बहुत सारा तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं। और मान लो इतिहास का उदाहरण ले लें, तो इतिहास में जितना भी डेट्स है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पॉलिटिकल डायनेस्टीज है, उसी के नाम में नाम को, शब्द को रटने में सारा टाइम खराब कर रहे हैं। एक ल्यूसेंट जैसा गाइड पढ़ रहे हैं, तो क्या ये उनको आईएएस बनाएगा या तो उनको क्या करना चाहिए? जो चीज़ है, जैसे एक आपका मान लो किसी छात्र का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, किसी का ज्योग्राफी आपको ज्योग्राफर नहीं बनना है। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी की डिमांड क्या है, आपको कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अथाह भंडार है तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्पत इसके की कौन सी चीज़ पढ़नी है। और वो आपको जब पता चलेगा कि कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, वो तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा क्या पढ़ना है। तो ओवरऑल फैक्चुअल चीज़ों को और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, उसमें से किधर हिंदी माध्यम जाना चाहिए? फैक्ट की तरफ भागे, या क्योंकि हिंदी माध्यम जो मैंने देखा है उसमें 99% छात्र फैक्ट्स की तरफ भाग रहे हैं। यही सर वजह है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम है। जाना चाहिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की ओर, आपको पता होना चाहिए, आपको लिंक करना आना चाहिए। यूपीएससी में जीएस 1, 2, 3, 4 ये अपने आप में कोई अलग नहीं है, ये चारों लिंक पेपर हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो जीएस 3 का क्वेश्चन है, जीएस 1 में क्यों पूछ दिया, तो ये तो पूरा एक सिलेबस है, पूरा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया तो है। आपको लिंक करना आना चाहिए। एक रटने की जो प्रवृत्ति है उससे हिंदी माध्यम को बचने की बहुत ज़रूरत है। रटने की प्रवृत्ति नहीं करें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान। अभी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा मटेरियल, बुकलेट और बहुत सारा गार्बेज की तरह मटेरियल को बच्चों पे थोप रहे हैं, और ग्रेजुएशन के बाद बच्चे यहाँ पे आते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे ये पढ़ने से हम आईएएस बन जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी विफलता का कारण है। अगर हम सही व्यू लें तो बच्चों को कैसे शुरू करना चाहिए? जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही थी। बोले कि सिलेक्शन होने के लिए बुद्धिमान होना ज़्यादा ज़रूरी है, विद्वान नहीं। तो आपको जिस दिन विद्वान और बुद्धिमान में फ़र्क समझ में आ गया, बहुत सुंदर, तो विद्वान, आपको सब्जेक्ट में कोई विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमान बनना है कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो अथाह मटेरियल, मैं जब तैयारी करता था मेरा इतना सा रहता था मटेरियल कि एक बैग में आ जाए, छोटे से बैग में 4-5 किताबें, 4-5 नोट्स, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और कई लोगों की आदत रहती है सर कि अपने चारों तरफ की दीवारें जो हैं उनकी अलमारी है वो भरी हुई है किताबों से, 100, 150, 1000 किताबें हैं। तो वो आप सामने वाले को दिखाने के लिए भले ही रख लें कि सामने वाला आए तो वो देखे कि यार तेरी तो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। तो इस प्रवृत्ति से बचें, आप अपने सिलेक्शन की ओर ध्यान दें। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस पे कंसंट्रेट करें। शुरू कैसे करना चाहिए? एनसीईआरटी से लोग शुरू करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जो है, मतलब जिसको यदि सोचना है कि हाँ सिविल सर्विस में कैसे जाएं, तो सबसे पहले तो सिलेबस देखो। अच्छा बताओ, कोचिंग पहले या एनसीईआरटी पहले? एनसीईआरटी पहले। एनसीईआरटी पहले अच्छे से पढ़ना है,
38th रैंक बता रहा है आपको। सबसे पहले तो सिलेबस देखिए आप, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। कई लोग होते हैं एक दो अपने अटेम्प्ट भी दे दिए लेकिन सिलेबस तक नहीं देखा सर। कई होते हैं जो यूपीएससी के पुराने पेपर नहीं देखे। आप 2013 से 14 से पहले के यूपीएससी पेपर देखोगे, बाद के देखोगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो यूपीएससी जो है आपको समझने की ज़रूरत है, एक सतत प्रक्रिया है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के पीछे एक वजह है कि उसे क्यों पूछा जा रहा है। कई बार आप लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, हिस्ट्री के कम पूछे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इनको लेके अवेयरनेस बढ़ी है। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ह्यूमन वेलफेयर और वेलफेयरिज्म का ये जमाना चल रहा है, जो भी साहित्य है पोस्ट मॉडर्निज्म में वो सब वेलफेयरिज्म की तरफ ओरिएंटेड है। तो यूपीएससी के सारे प्रश्न कहीं न कहीं ह्यूमन वेलफेयर से कनेक्टेड रहते हैं। इवन ज्योग्राफी में भी अगर ओशियन करंट पूछता है तो पूछता है कि ओशियन करंट का कोस्टल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट है, या मैरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत अच्छी बात कह गए तुम, ये लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का, टीचर्स को ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले तो जो तैयारी करना शुरू करता है 5 साल के एटलीस्ट यूपीएससी के पेपर्स देखिए आप। वो 5 साल में यदि एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है तो उन 100 में अंदर 500 क्वेश्चन और छुपे हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरह उसको नहीं देखना, उसको पूरे टॉपिक की तरह लेना है। तो आप यदि 5 साल के पेपर देखोगे आपको पता चलेगा यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। हर साल आपको लगेगा किसी साल किसी सब्जेक्ट में इस पर हम बताना चाहेंगे कि जैसे मान लो कि बर्ड सेंचुरीज का नाम पिछले वर्ष पीटी में आया है और चार सेंचुरीज था, उसमें से एक करेक्ट किया तुमने, तो जो बाकी 3 है उसी से पीटी में प्रश्न बन करके अगले साल भी आने की संभावना बनती है। तो इसने अद्भुत रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि जो पिछले 5 साल का पेपर है उसके अगर एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ा जाए तो आपके पीटी और मेंस में बहुत मदद मिलती है। और मेंस में जो प्रश्न आते हैं उससे भी अगले वर्ष पीटी में प्रश्न आते हैं। ये हम लोग रिसर्च करके बैठे हैं और जो खुद सफल व्यक्ति है वो भी कह रहा है। अच्छा आप दूसरे बात, जैसे प्री हो गया आपका, तो प्री में जो टॉपिक्स है जैसे पॉलिटी हो गया अपना एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इनको अलग अलग यूपीएससी के आधार पे आप तैयार कीजिए। ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इकोनॉमिक्स मुझे इतनी ही पढ़नी है या हिस्ट्री मुझे इतनी ही पढ़नी है। ये जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट ज़्यादा चल रहा रहता है या फिर उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक चर्चा में है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उनको करंट अफेयर के बेसिस पे ये समझना है कि उसमें कितने क्वांटम में हमको पढ़ना है। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर जिसका ज़्यादा चल रहा हो पिछले 1 वर्ष में तो उसी पे ज़्यादा बल देता है यूपीएससी। ये भी एक रहस्य है कि करके रहस्य उद्घाटन कर रहे हो तो जैसे प्री में सर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, अपने साइंस टेक है, करंट अफेयर्स है। ये ब्रॉडली 7-8 टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कई बार होता है कि पीटी में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए, पॉलिटी से कम पूछे, या हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ लिए, बाकी से कम पूछे, लेकिन पूछेगा इन्हीं में से ही। तो कई बार होता है कि जैसे 2018 में या 19 में किसी साल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ लिया तो कई स्टूडेंट क्या करते अगले साल भी करंट को ही ज़्यादा वेटेज देते हैं, जबकि बाकी इक्वल इम्पोर्टेंट है बाकी पार्ट्स जो हैं। दूसरी चीज़ सर जो आती है मेंस की, तो हिंदी माध्यम में मैंने जैसे मेरा 5th अटेम्प्ट में हुआ था आईपीएस में और 4th अटेम्प्ट में मैं आईआरएस में था और मेरा 4था इंटरव्यू था सर। इंटरव्यू तक मैं लगातार पहुंच रहा था, तो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस की मैंने उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो ये पता होना चाहिए आपको कि आंसर में क्या लिखना है, कितना लिखना है। आंसर राइटिंग में 2 एलिमेंट है, टाइम मैनेजमेंट और ब्रेविटी, कि आप कितने कम शब्द में कितना अच्छा और कितना ज़्यादा लिख पा रहे हो। अच्छा ये बताओ मेंस में क्या चीज़ें फैक्चुअल ज़्यादा लिखी जानी चाहिए या एनालिटिकल लिखी जानी चाहिए? वो सर जैसे या जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट रहता है उसी को लिखने से काम चल जाता है, या करंट अफेयर को ज़्यादा डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हर जैसे GS 1 2 3 4 हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। जैसे इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें आपसे पूछ रहा है कि जैसे बेरोजगारी की दर और आर्थिक जो अपने GDP है उसमें क्या रिलेशन है, या फिर इस टाइप से जो, तो उसमें आपको लगता है कि मैं कोई फैक्ट दूंगा तो ये मेरे आंसर को सपोर्ट करेगा, तो फैक्ट उतना ही दीजिए जितना आपके आंसर को सपोर्ट करे। ये एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए कि इसने फैक्ट से आंसर को भर दिया है। तो 2 या 3 फैक्ट्स जहाँ ज़रूरी है वो दीजिए। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने आंसर में वो है आंसर को रोचक बनाना। आंसर को पढ़ने में एग्जामिनर को मन करे उसको। आपको नंबर तभी मिलेंगे जितनी आप कॉपी पे सहूलियत दोगे एग्जामिनर को।
तो उसके लिए ज़रूरी है फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, मैप का, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने यदि किसी के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी है तो पॉइंट वाइज पॉइंट बता दें। कई की ये अपने डाउट रहता है कि आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, तो वो खुद क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जाना है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अपन इग्नोर करते हैं वो है यूपीएससी के एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन फंसे हुए रहते हैं। जैसे आपको जीएस 1 में या 2 में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें अपने आप में 2-3 क्वेश्चन होंगे, तो उसका अलग अलग आंसर दीजिए, बजाय उसको पूरा एक साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने अलग छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे पैरा में, और उसमें आप ऊपर हेडिंग डालिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मतलब आंसर का स्ट्रक्चरिंग कर दें, स्ट्रक्चरिंग कर दें कि वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में 3 डिमांड था, हाँ, तीनों डिमांड का अलग अलग, ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको करेक्ट करे कि हाँ एक। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अपन मिस करते हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गवर्नमेंट की जो अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए आंसर लिखना। कल्चर मिनिस्ट्री का रिपोर्ट, कल्चरल मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, इन्वायरमेंट का है, उसके अलावा जो नीति आयोग का है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स काफ़ी इफेक्टिव रहती है। वेबसाइट्स पे जो मैटर आते रहता है, PRS इंडिया है, राज्यसभा टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं, तो इन चीज़ों से अवेयरनेस को बना करके रखना है। और आप ये भी देखो कि फोर्थ अपडेट पे जाकर के आप मतलब IRS बन गए, तो समय भी लगता है। आप जब तक 3-4 साल डिवोशन के साथ पढ़ोगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है कि कोई आए और 1 साल में वैसे कोई अगर हो गया तो एक्सेप्शन है, किस्मत की बात है। जैसे कई का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कई का सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन रेगुलर जो पढ़ रहे हैं वो 3-4 अटेम्प्ट में कर ही लेते हैं। और ऐसा ही नहीं सोचना है कि जो किताब रखी है सामने उसी को पढ़ना, उसी से ज्ञान मिलना है। यदि कोई अच्छे टॉपिक पे यदि न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, या फिर कोई अपने साइट पे आपको लग रहा है कि अच्छा आपस में संवाद हो रहा है उसमें, तो वो चीज़ आप उठा के देख सकते हैं। कोई परहेज नहीं है इंटरनेट का यूज करने में, टीवी देखने में। जनरली हिंदी माध्यम के लोगों को लगता है इंटरनेट का कम यूज करते हैं। आपको यदि कोई टॉपिक लग रहा है कि यार ये, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टीचर के उसी नोट से पढ़ो। आप इंटरनेट पे खोला, आपने टॉपिक पढ़ा, एक दो सर्च करो, यदि किसी टॉपिक में आपको डाउट है उसको नेट पे देख लो। आजकल इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जितने प्रश्न आए IAS में उसको उसके कीवर्ड को निकाल करके इंटरनेट में जो भी उसके फ्रेम में जो आ रहे हैं नॉलेज उसको पूरा लिखना। इनफैक्ट कुछ NCERT में भी ऐसे ही करना चाहिए कि NCERT तो सर स्टार्टिंग मतलब बेस मजबूत होगा NCERT से। NCERT को तो आप 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके उतना पढ़ना चाहिए। और NCERT में भी रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें मान लिया कोई डायग्राम बना करके एक शब्द लिख दिया है, उस शब्द पे भी रिसर्च कर लो थोड़ा। बिल्कुल। और NCERT में जो डायग्राम है उसके नीचे जो लाइन लिखी रहती है या डायग्राम को जो समझाया रहता है, कई बार UPSC में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तो NCERT में तो हर एक छात्र को एक गांठ बांध लेनी है कि जितनी बार पढ़ सकें, 4 बार 5 बार, जितनी बार क्वेश्चन आंसर में लगे। UPSC पुराने पेपर्स उठा के देखो कि NCERT में कहाँ से क्वेश्चन पूछे, वो बहुत ज़रूरी है। और ज्योग्राफी में भी इंदौलिया को बहुत नंबर आया था, शायद 300 के आसपास का ही नंबर था, और बहुत अच्छा नंबर है हिंदी माध्यम में 300 के आसपास। तो ये कैसे संभव हुआ और उसमें क्या ऐसा लिखा था आपने कि मार्क्स देने पे एग्जामिनर मजबूर हो गया कि भाई हिंदी माध्यम में भी इतना नंबर दे दो? हालांकि ज्योग्राफी तो सर आपसे ही पढ़े थे, हाँ, तो आपने ज़्यादा चीज़ें बताई थी। बाकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ये रहता है कि आपको मैप बहुत डालने, हर क्वेश्चन में कम से कम 2 मैप आपको डालने। यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वर्ल्ड का मैप, और 30 सेकंड में 40 सेकंड में आपको आना चाहिए मैप बनाना। तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप ज़्यादा से ज़्यादा डालो। कई बार जैसे ज्योग्राफी 2 के पेपर को लेके लोगों को ये लगता है, छात्रों को, कि सर ये तो GS का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी में पूछ लिया, तो ये आपका वहम है। ये आपको ऐसा लगता है कि ये GS का है, हो सकता है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। तो यदि नहीं लग रहा तो भी उसको ज्योग्राफी रिलेटेड आप बनाओ। तो वो आप कैसे बनाओगे? उसमें मैप डाल के, डायग्राम डाल के। तो आप किसी एक छात्र जो बिना मैप डाले हुए क्वेश्चन का आंसर कर रहा है और एक ऑटोमेटिकली उसमें 2 मैप डालना है, तो आपका मिनिमम उस क्वेश्चन पे 1 नंबर तो बढ़ेगा। और ऐसे करते करते 20 क्वेश्चन है या फिर ऑप्शनल में ज़्यादा रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चन में यदि आपका आधा 1 नंबर बढ़े, आपको एग्जामिनर के हाथ से नंबर खींचने, देसी भाषा में, और वो आपके ऊपर है कि आप कैसे खींचते हो। जियोग्राफी
मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफी लगा है ना ज्योग्राफी में, बिना ग्राफिक्स के ज्योग्राफी नहीं हो सकता है। खैर और दो प्रश्न और आपसे पूछेंगे। एक तो ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण छात्र हैं, जो गांव से उठ करके आते हैं, तो ये छात्र और अर्बन लोग जो हैं, तो अर्बन लोग और सेमी अर्बन कंडीशंस में जो लोग पढ़ रहे हैं, इन लोगों का सफलता का दर 98% तक है, और गांव में जो लोग रह रहे हैं वो 2% भी सफल नहीं है। तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड इमर्ज कर गया है, इस पे क्या कहते हो आप कि क्यों ऐसा हो वालों रहा है? का सर एक तो गाइडेंस का थोड़ा इशू रहता है, ग्रामीण कल्चर में गाइडेंस का। यदि गांव वालों को यदि प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है तो शहर वालों से कई गुना बढ़िया करके दिखाते हैं। मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, गाइडेंस मिली प्रॉपर, अपने तैयारी की, तो गांव वालों एक तो मन में ये नहीं पालना है कभी, खासकर ग्रामीण लोगों को, कि यार शहर वाले लोग हमसे आगे हैं। कुछ आगे नहीं है। आप यदि जम के तैयारी करोगे, जम के सिलेक्शन होंगे, इतने सारे दोस्त हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जितना गांव वाले बेहतर चला लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, शहर वालों की तुलना में काफ़ी बढ़िया करके दिखाते हैं। फील्ड में भी आप देखेंगे सर, गांव वाले जिनकी पृष्ठभूमि गांव की रही है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो निकाल देनी है दिमाग से। और ब्यूरोक्रेसी चूंकि एक तरह का सोशल सर्विस भी है और पब्लिक सर्विस है, भारत तो आज जो भी सर गांव में बसता है, तो जो उस रूट से निकलकर आईएएस बनते हैं, उनका जो परसेप्शन होता है ना सेवा के प्रति, वो अलग होता है। जैसे अपना इंदौलिया है, जहाँ भी जाता है अपना एक अमिट छाप छोड़ करके आता है, और ये सच है। बड़प्पन है आपका। मेरा बड़प्पन नहीं है। हम गए थे एक वर्कशॉप में, उदयपुर के एक कॉलेज में गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहाँ के रजिस्ट्रार इसके विषय में बात कर रहे थे। मैंने भी कहा कि भाई मेरा छात्र है, बहुत गर्व होता है तुम पे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, शैलेंद्र, बहुत अच्छा लगा बात करके।